डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 13, खुशी के साथ चले पैशनेट किस के बाद खुशी अक्षत से कहती है, तुम एक जानवर हो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मैं आज ही रिजाइन दे दूंगी। अक्षत उसके करीब आकर बोलता है, मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यह तो इम्पॉसिबल है। जो एक बार मेरा हो गया वह फिर किसी का नहीं होता। और रही बात रिजाइन की, तो उसके लिए तुम्हें 5 करोड़ रुपए मुझे देने होंगे। उसके बाद अगर तुम जा सकती हो तो जाओ। 5 करोड़ रुपए का नाम सुनकर खुशी के आंसू फैल जाती है। वह अक्षत से कहती है, ये कैसा मजाक है। अक्षत उससे कहता है, यह मजाक नहीं है, तुमने जिस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन किया था उसे साइन करने से पहले पढ़ लेना चाहिए था। उस पर साफ साफ लिखा है, अगर तुम मेरी मर्जी के बिना जॉब छोड़ना चाहो तो उसके लिए तुम्हें 5 करोड़ रुपए पनिशमेंट के तौर पर देने होंगे। ये सुनकर खुशी पर चक्कर आने लगते हैं, वह गिरने ही वाली होती है कि तभी अक्षत उसे संभाल लेता है और उसे कहता है, अरे अरे संभालो खुद को बेबी, तुम्हें इतने में चक्कर आ गया तो आगे आगे जो कुछ भी होगा उसे कैसे सहोगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। गेम स्टार्ट नाउ बेबी। और एक आंख ब्लिंक करता है। खुशी अक्षत से पूछती है, इसका मतलब तुम्हें सब याद है। अक्षत एक तिरछी स्माइल देते हुए कहता है, मैंने कब कहा कि मैं सब भूल गया। अक्षत अपने दोस्तों और दुश्मनों को कभी नहीं भूलता, खासतौर से उन्हें जो अक्षत को चैलेंज करते हैं। और तुमने तो मुझे चैलेंज किया था, तो इस चैलेंज को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुमने मुझे चैलेंज किया तो चैलेंज तो मुझे एक्सेप्ट करना ही था। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें ये जॉब भी इसीलिए दी थी ताकि तुमसे अपना बदला ले सकूं। बहुत गुरूर है तुम्हें, और जिसमें गुरूर होता है मुझे उसका गुरूर तोड़ने में बड़ा मजा आता है। अब आएगा मजा बेबी। ये सुनकर खुशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह टेंशन से बेहोश हो जाती है। अक्षय उसे गिरने से बचा लेता है और खुद से कहता, मुझे तो लगा तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम तो इतने में ही बेहोश हो गई जाने मन। लेकिन अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितने भी हाथ पैर मार लो, तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। और एक बेबी स्माइल करके खुशी को अपनी गोद में उठाकर कार में बिठाता है। खुशी बेहोश उसकी गोद में पड़ी थी। गार्ड्स अक्षत से कहते हैं, सर आप इन मैडम को हमें दीजिए, हम इन्हें सुरक्षित इनके घर तक पहुंचा देंगे। अक्षत उन्हें हाथ दिखाकर आगे आने से रोक देता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, यह मेरा खिलौना है, इसके साथ तो मैं ही खेलूंगा। कुछ ही पल में खुशी की आंख एक बड़े से हॉल के बेडरूम में बड़े से किंग साइज बेड पर खुलती है। वह अपनी आंखें खोलकर झटके से उठकर बैठ जाती है। फिर अपने बदन पर देखती है, उसके कपड़े बदले हुए थे, उसने सिंपल सा गाउन पहन रखा था। वह हड़बड़ा कर खुद को ढकते हुए इधर उधर देखने लगती है और परेशान होकर कहती है, मैंने तो साड़ी पहन रखी थी, यह गाउन मेरे ऊपर कैसे आया? किसने बदले मेरे कपड़े? कहीं मेरे साथ? वह कहते कहते रुक जाती है और खुद को चेक करने लगती है। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई शावर ले रहा हो। वह बेड से धीरे से उठकर उस ओर कदम बढ़ाने लगती है। तभी दरवाजा खुलता है। दरवाजे की आवाज सुनकर खुशी हड़बड़ाते हुए पीछे की ओर होती है तो देखती है अंदर से कोई और नहीं, अक्षत जिंदल निकल रहे हैं। उनके बदन पर केवल टॉवल था। वह काफी हैंडसम और डैशिंग लग रहे थे। उनके 6 पैक एब्स और भी ज्यादा चार्मिंग लग रहे थे। लेकिन खुशी वह तो उन्हें देखकर देखती ही रह जाती है। वह ये देखकर हैरान हो जाती है कि अक्षत जिंदल भी इस कमरे में है। वह रोते हुए उनसे पूछती है, मेरे कपड़े किसने बदले? कहीं आपने मेरे साथ कुछ? अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। ये देखकर कि खुशी की सोच बहुत आगे तक जा चुकी है, अक्षत भी उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते और उसे बताते हैं, हाँ मैंने ही तुम्हारे कपड़े बदले हैं। क्या करूं, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ तो किसी और से कह भी नहीं सकता था। लेकिन जब मैंने तुम्हारी कोमल मुलायम गोरी स्किन को देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। ये सुनते ही खुशी जोर जोर से रोने लगती है। उसकी तो मानो दुनिया ही लूट गई। वह बेड के कोने पर धड़ाम से बैठ जाती और बैग को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। वह अक्षत से कहती है, आपने ये क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही।
मैं अपने होने वाले पति को क्या जवाब दूंगी, अब मेरी शादी कैसे होगी। वह जोर जोर से रोते हुए अपने आंसुओं को पूछती है, कब फिर से रोने लगती है। ए, तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर जाओगे। तुम इतने बड़े वहशी दरिंदे होगे, मुझे पता नहीं था। ये सुनकर अक्षत की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। खुशी को ऐसे रोता देख उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे उसकी मासूमियत भरी रोना अच्छा लगता है। वह उसे और छेड़ते हुए कहता है, और वह खुशी से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, जो एक बार मेरे जीवन में शामिल हो गया उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि अक्षत कुछ और कह पाते दरवाजे पर नॉक होता है। कम इन, अक्षत कठोर आवाज में कहते हैं। बाहर से एक लगभग 55 साल की औरत हाथ में चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल होती है। उसे देखकर खुशी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह सवालिया नजरों से अक्षत को देखने लगती है। क्योंकि अक्षत ने अभी कहा था कि वह इस अपार्टमेंट में अकेले रहता है, इसीलिए खुशी के कपड़े उसी ने बदले। तो ये कौन थी? तभी वह बूढ़ी औरत खुशी को रोते हुए देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? तुम्हें ये कपड़े अच्छे नहीं लगे क्या? वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम बेहोश थी इसीलिए मुझे कुछ और पहनाना नहीं आया और मैंने इस गाउन को ही पहना दिया। अगर पसंद ना हो तो खुद चेंज कर लेना। ये जानकर कि खुशी के कपड़े बूढ़ी औरत ने बदला है, खुशी की आंखें खिल जाती हैं और वो उन बूढ़ी औरत से पूछती है, आपने मेरे कपड़े बदले हैं? आंटी बताती है, हाँ मैंने बदले। अक्षत बाबा जब तुम्हें यहाँ लाए थे तुम बेहोश थी। क्यों, तुम्हें क्या लगा? फिर वह अक्षत और खुशी दोनों की तरफ नजरें घुमा दी है तो उन्हें कुछ कुछ समझ आ जाता है कि जरूर अक्षत ने उसे झूठ बोला होगा, तभी ये लड़की इतना रो रही है। फिर खुशी से कहती है, मेरे बाबा को माफ कर देना, ये कभी किसी से मजाक नहीं करते, अगर तुमसे किया है तो जरूर तुम उनके लिए कुछ खास होगी। अक्षत आंटी से कहता है, शांति मासी मैं बाहर जा रहा हूँ, आप इस लड़की को खाना खिला दीजिएगा, मुझे आने में देर हो जाएगी, मैं ड्राइवर से कह दूंगा वह इसे घर तक छोड़ आएगा। इतना कहकर अक्षत क्लोजेट में चला जाता है और कपड़े बदल कर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद आंटी खुशी को खाना खिलाते हुए कहते हैं, बेटा खाना खा लो। लेकिन खुशी खाना खाने से मना कर देती है और उनसे कहती है, मुझे बस अपने घर जाना है, मुझे इस जानवर के पास नहीं रहना। इतना सुनकर आंटी मुस्कुराते हुए कहती है, वह जानवर नहीं है, बस प्यार जताना नहीं आता। लेकिन मैंने पहली बार उसे देखा, वह पहली बार किसी लड़की को यहाँ लेकर आया, आज तक तो किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। क्या मैं जान सकती हूँ तुम दोनों का रिश्ता क्या है? खुशी मुंह बनाते हुए कहते हैं, नफरत का रिश्ता है। आंटी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो यह मोहब्बत का रिश्ता लगता है। तुम्हें नहीं पता, जब तुम बेहोश थी अक्षत ने किसी को तुम्हारे करीब आने नहीं दिया, सिर्फ मुझे आने दिया। वह चाहता तो अपने गार्ड से कहकर तुम्हें उनकी गोद में सौंप देता या घर छोड़कर चला आता, लेकिन वह तुम्हें यहाँ लेकर आया ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि तुम होश में आए हो कि नहीं। तुम्हें पता है, आज अक्षत को कनाडा जाना था लेकिन तुम बेहोश थी इसीलिए वह वहां भी नहीं गया। देखो, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे अक्षत बाबा को समझने की कोशिश करना, वह दिल का बुरा नहीं है, बस प्यार जताने का तरीका नहीं आता। अगर तुम्हारे पास रहेगा तो वह भी सीख जाएगा, उसका ख्याल रखना। इतना कहकर आंटी वहां से चली जाती है और खुशी उनके बारे में सोचती रह जाती है। कुछ ही देर में वहां ड्राइवर आता है और कहता है, मैडम गाड़ी निकाल दी है, आपको घर छोड़ने के लिए सर ने कहा है। खुशी ड्राइवर के साथ चली जाती है और रास्ते में अक्षत के बारे में सोचती है कि अक्षत क्या है जो उसने उसकी आंखों में देखा, वह वहशीपन या जो शांति आंटी ने कहा उसका भोलापन। इधर दूसरी तरफ अक्षत एक जंगल में अभी कार रोकता है। अक्षत के आगे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। अक्षत उन सभी को वहीं रुकने के लिए कहता है और अकेले उस जंगल की तरफ बढ़ जाता है। इस वक्त अक्षत बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं और जंगल की गहराई में चलता चला जाता है। वह इस जंगल में एक वुडन हाउस के अंदर आता है। ये वुडन हाउस बाहर से जितना बड़ा दिखता था, अंदर से और भी ज्यादा बड़ा। अंदर आकर अक्षत से राजीव उसे ग्रेट करता है और उसे कहता है, सर हमने जिस इंसान ने हमारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी उसे हमने पकड़ लिया है। कहाँ रखा है उसे? अक्षत ने बड़े ही कोल्ड वॉइस में कहा, सर जैसा कि आपने कहा था उसे हेल में रखा गया है। अक्षर में हेल में आता है और सामने एक बड़े से किंग साइज कुर्सी पर एक के ऊपर दूसरे पैर को रखकर बैठ जाता है। कुछ गार्ड्स उस इंसान को घसीटते हुए लेकर आते हैं। उसकी हालत देखने लायक नहीं थी, पूरे बदन से खून टपक रहा था, जगह जगह चोट के निशान, उस पर नमक और मिर्ची रगड़ा गया था जिससे वह दर्द से छटपटा रहा था। अक्षय तुझे देखकर ईविल स्माइल करता है
और अपने हाथ में एक गन लेकर उसे निहारते हुए उससे पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इन्फॉर्मेशन लीक करने की? क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते थे जो इतनी बड़ी गलती कर दी? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? वह आदमी तड़पते हुए अक्षत से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं जानता था कि मैं किससे टकरा रहा हूँ, अगर पता होता तो ये गलती कभी नहीं करता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अक्षत जोर जोर से हंसने लगता है, हा 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 हा, गलती की माफ़ी मेरे पास नहीं, सीधा ऊपर जाकर उस भगवान से मांगना क्योंकि मेरे पास रहम नहीं। इसके बाद वह एक गार्ड की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वह गार्ड अक्षत की बातों को समझ जाता है। वह गार्ड उस आदमी के पूरे जिस्म पर बहुत सारा शहद लगा देता है और उसके ऊपर ना जाने कितनी ही मधुमक्खियां छोड़ देता है। वह मधुमक्खियां उस आदमी को डंक मारने लगती हैं और वह आदमी दर्द से छटपटाते रहता है। इसके बाद अक्सर हंसते हुए खड़ा होता है और राजीव से कहता है, अगर यह कल सुबह तक मर जाए तो इसे जला देना, और अगर जिंदा बच जाए तो जैक और जैकी के आगे डाल देना। इतना कहकर अक्षत वहां से चला जाता है और पीछे से राजीव डरते हुए कांपने लगता है और मन ही मन कहता है, सर बिल्कुल हैवान है। हे भगवान, कभी कभी तो मुझे भी सर से बहुत डर लगता है, अगर कोई भी गलती हुई तो ना जाने मेरा क्या हाल होगा। इस आदमी की गलती की सजा इतनी भयानक कि इसे न जिंदा रहकर चैन मिलेगा और मरकर। फिर वो उस आदमी से कहता है, दुआ करो कि यह मधुमक्खियां तुम्हारी जान ले लें, वरना जैक और जैकी तुम्हारी हड्डियां तक नोच डालेंगे। दरअसल जैक और जैकी कोई डॉग नहीं बल्कि दो टाइगर हैं जिन्हें अक्षत ने पाला है लाशों को ठिकाने लगाने के लिए, इसीलिए अक्षत द्वारा मारे गए लोगों की हड्डियां तक नहीं मिलती। एपिसोड 14। खुशी को छोड़ने ड्राइवर घर जाता है। वह रास्ते भर शांति आंटी की कही बात सोच रही थी। अक्षत दिल का बुरा नहीं है, बस उसे प्यार जताना नहीं आता, वह अपने मन में सोचती है अक्षत का कौन सा रूप असली है, जो उसने पार्किंग में उसके साथ किया वह, या जो आंटी ने कहा वह। सोचते सोचते उससे वह घटना याद आ जाती है जब अक्षत ने उसे जबरदस्ती किस करके उससे कहा था, मेरे चंगुल से छूटना नामुमकिन है। वह एकदम से कांप जाती है और कहती है, वह एक डेविल है, मुझसे अपना बदला ले रहा है, लेकिन मैं उसको यह मौका नहीं दूंगी, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी। बस फिर से याद आता है उसने तो बॉन्ड साइन किया है कि अगर वह अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ेगी तो उसे 5 करोड़ रुपए हर्जाना भरना होगा, लेकिन इतने रुपए वह कहाँ से लाएगी। तभी रास्ते में जाते वक्त उसे वह आइसक्रीम वाले दादा दिखाई देते हैं जो अपनी आइसक्रीम की शॉप खोलकर खड़े थे। खुशी ड्राइवर से कहती है, गाड़ी रोक दो, मुझे यही उतार दो और तुम जाओ। ड्राइवर खुशी से कहता है, मैडम मुझे ऑर्डर मिले हैं आपको सुरक्षित घर तक पहुंचाने के, मैं यूं ही नहीं जा सकता। खुशी को गुस्सा आने लगता है, वह कहती है, मैंने कहा ना तुम जाओ, मुझे यही उतरना है, कुछ जरूरी काम है। ड्राइवर खुशी से कहता है, मैडम अगर मैं आपको रास्ते पर छोड़कर गया तो सर मेरी जान ले लेंगे, इसलिए आपको जो काम है आप कर लीजिए, मैं आपका वेट करूंगा। खुशी गुस्से में कहती है, मुझे पूरी रात लग जाएगी। ड्राइवर, इट्स ओके मैम, मैं आपका फिर भी इंतजार करूंगा और मुझे जो टारगेट दिया गया है उसे कंप्लीट करूंगा, मुझे सर के हाथों मरना नहीं है। खुशी मुंह बनाते हुए मन ही मन कहती है, ओहो कहाँ फंस गई इन रीलों के बीच, जैसा बॉस वैसा उसका ड्राइवर। हे राम जी, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। और बड़बड़ाते हुए गाड़ी से उतर जाती है और आइसक्रीम वाले दादाजी के पास जाकर उनसे आइसक्रीम मांगती है। दादाजी खुशी की फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम बनाकर उसे देते हुए कहते हैं, तुम्हारा चेहरा आज फिर लटका है, आज क्या परेशानी है बेटा, अगर चाहो तो मुझे बता सकती हो। बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है क्या? खुशी जो आइसक्रीम लेकर खा ही रही थी, दादाजी की यह बात सुनते ही उसकी आइसक्रीम उसके गले में अटक जाती है। वह दादाजी से कहते हैं, नहीं दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस में किसी पागल डॉग से झगड़ा हो गया। दादाजी मुस्कुराकर कहते हैं, तो तुम्हारे ऑफिस में पागल डॉग भी रहते हैं, और हंसने लगते हैं। वैसे तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड बनाए या नहीं? अगर बना है तो उसके साथ भी मेरे आइसक्रीम पार्लर में जरूर आना, मैं तुम दोनों को फ्री में आइसक्रीम खिलाऊंगा। खुशी दादाजी से कहती है, नहीं दादाजी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हम जैसे साधारण लोगों के लिए बॉयफ्रेंड कहा। दादाजी खुशी से कहते हैं, खुद को अंडरएस्टिमेट मत करो, तुम बहुत सुंदर और प्यारी हो। तुम्हें पता है जब तुम छोटी थी तो अपनी माँ से हमेशा यहाँ के आइसक्रीम खाने की जिद किया करती थी। एक दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो पता है तुमने मुझे क्या लालच दिया? खुशी हैरान होते हुए पूछती है, क्या? दादाजी खुशी को बताते हैं,
तुमने कहा कि जब तुम बड़ी हो जाओगे तो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लोगी। और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सुनकर खुशी के भी हंसी छूट जाती है और वह दादाजी से कहती है, सच दादाजी, मैंने ऐसा कहा था। दादाजी कहते हैं, और इतना ही नहीं, तुमने कहा था जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मुझसे शादी करके इस आइसक्रीम पार्लर की सारी आइसक्रीम खा जाओगी और किसी को भी आइसक्रीम खाने नहीं दोगी। और हंसते हुए बताते हैं, मुझे आज भी याद है तुम्हारा वह बचपना, तुम जब आती थी मुझे ऐसा लगता था मेरी पोती आई है। खुशी दादाजी से पूछती है, आपका परिवार कहाँ है? ये सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बताते हैं, मेरे बेटा और बहू और उनकी पोती अब इस दुनिया में नहीं है। एक हादसे में वह सभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। खुशी उनसे पूछती है, तो आप किसके साथ रहते हैं? वह बताते हैं, मैं अकेला रहता हूँ, बस यही आइसक्रीम पार्लर ही मेरा परिवार है। और तुम आ जाती हो कभी कभी, मेरा दिल लगा रहता है। लेकिन अब ठंड में ये भी काम नहीं चलता, गर्मी का सीजन होता है तो कुछ कमाई हो जाती है। उनकी तकलीफ देखकर खुशी अपनी तकलीफ भूल जाती है। वह दादाजी के आंसू पोंछते हुए कहती है, परेशान मत होइए दादाजी, मैं हूं ना। आपकी पोती यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। और उन्हें हंसाने के लिए कहती है, तो बॉयफ्रेंड रोक क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम्हें चुप कराने के लिए। ये सुनकर दादाजी खुशी की तरफ देखने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, बॉयफ्रेंड? ये शब्द तुम्हारा बॉयफ्रेंड सुनेगा तो क्या कहेगा? ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। इधर ड्राइवर को मैनेजर राजीव की कॉल आती है। वह ड्राइवर से पूछते हैं, क्या खुशी मैडम घर पहुंच गई? ड्राइवर बताता है, नहीं सर, हम अभी हाईवे 24 पर खड़े हैं। खुशी मैडम आइसक्रीम खाने गई है। ओके, मैडम को घर पहुंचाकर ही वापस आना। इतना कहकर राजीव कॉल कट कर देता है। फिर वह अक्षत को बताते हैं, सर खुशी मैडम हाईवे 24 पर आइसक्रीम खा रही है। अक्षत की बिजनेस से रिलेटेड कोई फाइल पढ़ रहा था। वह फाइल को टेबल पर रखता है और कोई जवाब नहीं देता। नहीं, उसके एक्सप्रेशन लेस फेस पर कोई एक्सप्रेशन था। वह बिना राजीव की तरफ देखे राजीव को वहां से जाने का कहता है। राजीव भी उसे ग्रीट करके वहां से चला जाता है। दरअसल राजीव अक्षत का बिजनेस मैनेजर ही नहीं बल्कि अक्षत का बहुत ही अच्छा बॉडीगार्ड कम दाया हाथ था। वह सिर्फ के फेस पर आए हुए एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ जाता था। लेकिन राजीव को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वह बहुत ही अच्छा फाइटर है। वह अक्षत का चीफ बॉडीगार्ड भी था, लेकिन ज्यादातर उसके इनलीगल बिजनेस को हैंडल करता था। अब दादाजी खुशी से कहते हैं, चलो अब तुम घर जाओ, बहुत रात हो गई है, मेरा भी दुकान बंद करने का समय हो गया है। खुशी हाँ में सर हिलाकर जाकर कार में बैठ जाती है। ड्राइवर भी गाड़ी स्टार्ट करके उसे ले जाता है। रास्ते में खुशी दादाजी के बारे में सोचती है कि स्ट्रगल सिर्फ मेरे लाइफ में ही नहीं बल्कि औरों की लाइफ में भी है, लेकिन हमें उस स्ट्रगल से लड़ना होगा। हार नहीं मानी वह खुद से फैसला करती है। अक्षत जिंदल, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मुझे तोड़ नहीं पाओगे, अब मैं भी तुमसे टकराने के लिए तैयार हूँ। इधर अक्षत अपने सर को चेयर पर टिकाकर बैठ जाता है, पर आंखें बंद करके उस चेयर को हिलाते हुए कुछ सोचने लगता है। उसके मन में सिर्फ खुशी ही चल रही थी। वह सोचता है, इतनी रात को भी उस लड़की को आइसक्रीम खाना है, इसकी हरकतें बिल्कुल उस लड़की की तरह है। लेकिन ये सब इसका नाटक भी हो सकता है। अचानक वह उसके ख्यालों में खो जाता है। उसके साथ बिताए पल, उसने जो उसके साथ किया, उसकी आंखें और किस का ख्याल आते ही उसके हाथ अपने आप उसके होठों पर चले जाते हैं और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर बिखर जाती है। यह उसका पहला अनुभव था जो उसके तन बदन में बिजली दौड़ाने के लिए काफी था। अचानक वह अपने होश में आता है और सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़की की नादानियां मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती। आखिर वो है ही कौन? एक साधारण सी लड़की जो ब्लैक डेबिल से टकराने चली थी। खुशी वही लड़की है, यह अभी तक साबित नहीं हुआ, और जब तक साबित नहीं हुआ तब तक तो उसे मेरे गुस्से का सामना करना होगा। वह राजीव को फोन करके अपनी जापान वाली बिजनेस डील के बारे में पूछता है। राजीव से बताता है, सर हमने अपने बिजनेस एसोसिएट के साथ मीटिंग करने के लिए डेट फिक्स करने के लिए कहा है और हमें पूरा भरोसा है ये डील हमें ही मिलेगी। मिलना भी चाहिए, अक्षत ने गुरूर भरी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं और शिकस्त मुझे मंजूर नहीं। और सुनो, खुशी के बारे में पता लगाओ, उसकी हर एक बात, उसकी हर एक कमजोरी, हर एक ताकत, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। अंडरस्टैंड? ओके सर, काम हो जाएगा, कहकर राजीव कॉल कट कर देता है। फोन रखने के बाद अक्षत एक इविल स्माइल करके अपने आप से कहता है, खुशी गुप्ता तैयार हो जाओ कुछ नया देखने के लिए और जुनून
के साथ चेयर पर अपना सर टिका कर आंखें बंद करके कुर्सी को झुलाते हुए दोबारा सोचने लगता है। इसके साथ ही एक गाना गुनगुना रहा था, आ देखिए जरा किसमें कितना है दम, डर के रखना कदम मेरी साथिया। एपिसोड 15। अगले दिन खुशी का अलार्म सुबह 7 बजे जोर जोर से बजने लगता है। खुशी नींद में ही अपने अलार्म को ऑफ करती है। फिर उसके मोबाइल पर लगा हुआ अलार्म बजने लगता है। खुशी नींद में ही अपने मोबाइल को ढूंढते हुए उसे बंद करने की कोशिश करती है और सो जाती है। तभी उसके फ़ोन पर राहुल की कॉल आती है। खुशी नींद में ही अपने मोबाइल को रिसीव करके उससे कहती है, हेलो कौन? यार तुम लोग मुझे सोने भी नहीं दे सकते, इतनी सुबह सुबह क्या आफत आ गई जो कॉल कर रहे हो? राहुल खुशी को बताता है, दरअसल मैं किसी काम से आज जल्दी ही ऑफिस आ गया हूँ और मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया, इसीलिए तुम नाश्ता बना लेना और खाकर ऑफिस आ जाना। खुशी नींद में ही राहुल को जवाब देती है, कौन सा ऑफिस? कहाँ का ऑफिस? मैं किसी ऑफिस को नहीं जानती, मुझे सोने दो चुपचाप। इतना कहकर वह राहुल की बात सुनती भी नहीं और फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन रखने के बाद राहुल सोचता है, ये खुशी को क्या हो गया है, उसे अपना ऑफिस भी याद नहीं। खैर मुझे क्या, मेरा उसको बताने का फ़र्ज था तो मैंने बता दिया। फिर वह अपने काम में लग जाता है। खुशी ने फ़ोन कट करके दोबारा सोने के लिए चादर अपने ऊपर डाली थी कि तकनीक सपने में उसे अक्षत जिंदल दिखाई देता है जो उससे कह रहा है, खुशी गुप्ता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना लेट होने की? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? और खुशी उसे से जवाब देती है, हाँ डेविल। इतना सुनकर अक्षत उसकी तरफ गुस्से से बढ़ने लगता है और उसे अपनी ओर बढ़ता देख खुशी जोर से चीखकर उठ जाती है, मम्मी बचाओ राक्षस! राख उद्धरण चिन्ह। जब उठकर देखती है तो यह उसका सपना है। वह लंबी लंबी सांस लेकर कहती है, ये राक्षस मेरा सपने में भी पीछा नहीं छोड़ता। और तुरंत अपना अलार्म देखती है जो कि बज के कब का बंद भी हो चुका है और उसमें 8:30 हो रहे हैं। खुशी चिल्लाते हुए कहती है, अरे बाप रे खुशी, तू इतनी लेट हो गई, ऑफिस 9:30 बजे का है और 8:30 यही हो गए। फिर उसे रात की घटना याद आने लगती है जब अक्षत ने उसे जबरदस्ती किस की थी। वह अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहती है, यह इंसान बिल्कुल डेबिल है, मेरे साथ इतना बुरा किया और अब मुझे दोबारा उसका चेहरा देखना पड़ेगा। ये भगवान, अब आप ही मुझे इससे बचाना। चल खुशी, जल्दी जल्दी चल और तैयार होकर ऑफिस भाग, वरना वह खड़ूस तुझे कच्चा चबा डालेगा। इसके बाद खुशी जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आती है। वह देखती है यहाँ तो नाश्ता नहीं है, क्योंकि उसने नाश्ता बनाया ही नहीं और राहुल सुबह जल्दी चला गया। उसके पास नाश्ता बनाने का भी टाइम नहीं था, इसीलिए वह जल्दी से एक एप्पल उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। उसके पापा जो कि किचन में उसके लिए चाय बना रहे थे, वह पीछे से पुकारते हैं, तारानकन खुशी बेटा रुक जा, थोड़ा चाय पी कर जा, तू लेट हो गई थी और मुझे खाना बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैं चाय बना रहा हूँ, चाय पी कर तो जा। तारानकन। लेकिन खुशी चिल्लाते हुए दौड़ रही थी पर अपने पापा से कहती है, तारानकन बाय पापा, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, चाय आप पी लेना। इतना कहकर खुशी जल्दी जल्दी अपने ऑफिस के लिए भागती है। ऑफिस पहुंचने के बाद खुशी अपनी टेबल पर पहुंचकर ही सांस लेती है। वह बिल्कुल 9:30 बजे ऑफिस पहुंची थी। वह हंसते हुए कहती है, तारानकन, भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं टाइम पर पहुंच गई, अगर लेट हो जाती तो पता नहीं वह डेविल क्या करता। फिर उसे रात की घटना याद आने लगती है जो अक्षत ने उसके साथ की थी। वह अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वह राक्षस, उसकी इतनी हिम्मत जो उसने मुझे चुम्मा। तारानकन, अब मैं उसे शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी ताकि वह मेरे करीब भी आ सके, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। फिर वह नज़र उठाकर अक्षत की ऑफिस की तरफ देखती है। अक्षत अभी ऑफिस नहीं आया था। वह चैन की सांस लेते हुए कहती है, चलो भगवान का शुक्र है डेविल अभी तक ऑफिस नहीं आया। वह अपना टेबल पर रखा हुआ फाइल उठाकर पढ़ ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र राहुल पर पड़ती है और वह राहुल से कहती है, तारानकन, राहुल के बच्चे रुक, तुझे मैं बताती हूँ। तारानकन। फिर वह राहुल के पास जाती है और उससे कहती है, राहुल के बच्चे, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? देख तेरे चक्कर से मैं कितना लेट हो गई। अगर आज मैं टाइम पर ऑफिस नहीं आती और वह डेबिल मेरे से पहले आ जाता है तो तुझे पता है वह क्या करता है? राहुल हैरानी से पूछता है, कौन डेविल? कौन आ जाता? तो वह क्या करता है ये तो मुझे बता। खुशी बताती है, वह अक्षत जिंदल, द डेविल। राहुल हैरानी से कहता है, तू अक्षत को डेविल कह रही है? तुझे पता है अगर कोई सुने लेंगे तो क्या कहेंगे?
या उन्हें पता चला कि तू उन्हें डेविल कहती है तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बात बता, मैंने तुझे जगाया नहीं, तू ऐसा कैसे कह सकती है? मैंने तुझे फ़ोन किया था और तूने ही तो कहा था। कौन सा ऑफिस? तारांकन 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 कहाँ का ऑफिस? मैं किसी ऑफिस को नहीं जानती और तू मुझे ही ब्लेम कर रही है। वाह जी वाह, तेरे जैसी तो लड़की ही नहीं देखी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तारांकन तारांकन तारांकन। खुशी बड़ी हैरानी से पूछ रही है, तूने मुझे कॉल किया था? उसके बाद वह अपना कॉल देखती है जिसमें राहुल की कॉल आई हुई थी। फिर वह अपने दांतों से अपनी जीभ को काटते हुए अपने सर पर एक थपकी देती है और कहती है, ओ सॉरी सॉरी एम सॉरी, वह मैं नींद में थी इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, अब तू जा, मैं भी अपना काम करती हूँ और सॉरी, हाँ मैंने तुझ पर गुस्सा किया। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, चल कोई बात नहीं, दोस्ती में तो इतना चलता है। लेकिन तू ये बता, तो अक्षत सर को डेविल क्यों कहती है? अगर अक्षत सर को ये बात पता चली तो? खुशी राहुल को बताती है, क्योंकि वह डेविल है। तुझे पता है वह मुझे कितना परेशान करता है, कितना काम देता है और हर वक्त उसके नाक पर ही गुस्सा रहता है। तारांकन तारांकन तारांकन, खडूस अडियल कहीं का। तारांकन तारांकन तारांकन। कभी कभी तो मुझे मन करता है उसे दो घुसे मारो और उसके सारे के सारे दांत तोड़ दूं। अरे उसके दांत होने का क्या फायदा जब वो कभी मुस्कुराता ही नहीं। तारांकन तारांकन तारांकन, उसका सर तो इतना गर्म रहता है जैसे अंडा फोड़ दूं तो ऑमलेट बन जाए। तारांकन तारांकन तारांकन। खुशी के मुंह से इतने गुस्से वाली बातें सुनकर राहुल को हंसी आने लगती है और वह हंसते हुए खुशी को एक थपकी मारता है और कहता है, शैतान कहीं की, बस कर, तू अपने गुस्से पर कंट्रोल रख वरना मैं तेरे सर पर अंडे फोड़ दूंगा और ऑमलेट बना दूंगा। वैसे मैं देख रहा हूँ तेरे सर पर भी बहुत गर्मी आ रही है। खुशी हंसते हुए कहती है, तो आए क्यों ना, संगति का जो असर है। मेरे बॉस का दिमाग ऐसा है तो मेरा भी थोड़ा बहुत गर्म होना चाहिए ना। दोनों को हंसते मुस्कुराते बातें करते अक्षत की नज़र पड़ जाती है जो मेन गेट से अंदर ऑफिस की तरफ ही आ रहा था। उन दोनों को हंसते हुए देखकर अक्षत को गुस्सा आने लगता है। वह अपनी मुट्ठियों को कस के बंद करते हुए उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। अचानक हंसते हंसते राहुल की नज़र अक्षत पर पड़ती है और वह तुरंत ही डर के मारे अपने केबिन की तरफ भागता है। राहुल को ऐसे बिना कुछ कहे अचानक भागते देख खुशी की भी नज़र मेन गेट पर पड़ती है तो वह भी अक्षत को देखकर हैरानी से खड़ी रह जाती है। फिर तुरंत अपने होश में आकर अपनी डेस्क पर बैठकर फाइल पढ़ने का नाटक करने लगती है। अक्षत पूरी टशन के साथ अपनी पॉकेट में हाथ डाले गुस्से में अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है और गुस्से से कॉल उठाकर खुशी को कॉल करता है जिसकी रिंग खुशी की टेबल पर रखे टेलीफोन पर होती है। खुशी उस कॉल को उठाती है और कहती है, हेलो एम खुशी गुप्ता, हु आर यू? अक्षत रूडली आवाज में कहता है, खुशी गुप्ता, इट्स मी अक्षत जिंदल, योर बॉस कम इन ऑन माई ऑफिस राइट नाउ। अक्षत की आवाज़ सुनते ही खुशी को हिचकियां आने लगती हैं और वह लड़खड़ाती आवाज में कहती है, सर आप। वह तुरंत अपने चेयर से उठ खड़ी होती है और कहती है, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये सुनकर अक्षत की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वह जोर से चिल्लाता है, खुशी गुप्ता, यह ऑफिस का नंबर है तो मेरे पास क्यों नहीं होगा? खुशी ध्यान देती है कि अक्षत की कॉल तो लैंडलाइन पर आई है। वह फिर अपने सर पर एक थपकी मारती है और कहती है, ओह सॉरी सर, मेरा कहने का मतलब था मैं अभी आ रही हूँ आपके ऑफिस में। इसके बाद वह कॉल क्यों डिस्कनेक्ट करती है और अपने आप को कहती है, खुशी तू तो गई काम से, तेरे ध्यान कहाँ रहता है? जरूरी है हमेशा कुछ न कुछ बोलना। अब चल उस खडूस के ऑफिस में, पता नहीं अब क्या करेगा। इसके बाद वह अक्षत के ऑफिस के बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं कर पाती और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए भगवान को याद करती है और कहती है कि भगवान आज इस खड़ूस से मुझे बचा लेना, पता नहीं आज क्या करने वाला है, अब तो बस तेरा ही सहारा है। फिर वह किसी तरह हिम्मत करके अक्षत के ऑफिस में जाती है और दरवाजे नोककर कहती है, मैं आई कम इन सर। अक्षत उसे अंदर आने की इजाज़त दे देता है और उससे कहता है, खुशी आपके लिए कुछ फाइल्स रखी है, लगता है। तारांकन तारांकन तारांकन, आपके पास कुछ ज़्यादा ही समय है लोगों से फालतू बात करके टाइम पास करने का। तारांकन तारांकन तारांकन, इसीलिए जाए और इन फाइल्स को कंप्लीट कीजिए। खुशी कुछ नहीं कहती, बस सर झुकाए हाँ में जवाब देती है और साइड की टेबल पर देखती है, वहाँ एक फाइल नहीं थी, फाइलों का पूरा ढेर था। उन फाइलों को देखकर खुशी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं।
उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह जाती है। उन फाइलों को देखकर लग रहा था जैसे मानो 6 महीने से उन फाइलों पर कुछ काम ही नहीं हुआ। उस पर इतनी धूल जमी थी कि खुशी जब उन फाइलों के पास जाती है तो उसे 4 छींकें आ जाती हैं। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए अक्षत से पूछती है, सर बस इतनी सी फाइलें हैं। तारांकन तारांकन तारांकन, इतनी सारी फाइलें क्या मेरे लिए बचा कर रखी थी? ये सुनकर अक्षत की भौहें तन जाती हैं और वह खुशी से कहता है, कहने का मतलब क्या है आपका? खुशी, आपको और फाइलें चाहिए क्या? आप कहिए तो मैं आपके लिए स्टोर रूम से और फाइलें मंगा देता हूँ। खुशी झूठी हंसी हंसते हुए कहती है, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितने दिन से रखा है ये कबाड़ यहाँ पर? फिर खुद को संभालते हुए, अरे मेरा मतलब है कितने दिन से संभाल कर रखी है ये फाइल है मेरे लिए। खुशी देखती है, अक्षत उसे घूर कर देख रहा है। फिर अक्षत एक डेविल जैसी स्माइल करते हुए बताता है, इस फाइल को आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है, अब आप जाए। खुशी यह सुनकर कि इन फाइलों को 3 दिन में कंप्लीट करना है, बेचारे की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह हैरानी से पूछ रही है, सर 3 दिन में कंप्लीट करना है इस कबाड़? मेरा मतलब है इस पहाड़ को। तारांकन तारांकन तारांकन, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। तारांकन तारांकन तारांकन, मैं अकेली जान इन फाइलों को अकेले कैसे कंप्लीट करूंगी, वह भी 3 दिन में। अक्षत उसे गुस्से भरी नज़र से देखता है और कहता है, क्यों? पहले तो आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत समय था, अब इस फाइलों को कंप्लीट करने के लिए क्यों नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको इन फाइलों को 3 दिन में ही कंप्लीट करना होगा और वह भी अकेले। एंड आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूज। इतना सुनकर खुशी का मुंह छोटे बच्चे जैसा हो जाता है और वह अपना मुंह लटकाकर वहां से जाने लगती है। उसे खाली हाथ जाता देख अक्षत उससे पूछता है, आप कहाँ जा रही हैं? इन फाइलों को कौन ले जाएगा? खुशी अक्षत से कहती है, अभी फाइलों को भी मैं लेकर जाऊं, आपका पियून किस दिन काम आएगा? उससे कहकर यह फाइल मेरी टेबल पर रखवा दीजिए। इतना कहकर खुशी बड़े ही टशन के साथ वहां से चली जाती है। पीछे से अक्षत उसे आंखें फाड़े देखता रह जाता है और मन में कहता है, मैं उसका बॉस हूँ या यह मेरी बॉस है, मुझे ऑर्डर दे रही है। लगता है इतने काम से उसका मन नहीं भरेगा, इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर उसे उसकी शरारत भरी मासूमियत पर भी हंसी आने लगती है और कहता है, पता नहीं कैसी लड़की है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती, लेकिन इसे डराना मुझे आता है। एपिसोड 16। खुशी अपनी टेबल पर बैठकर अपना सर पीटते हुए और रोनी सूरत बनाकर खुद से कहती है, ए खुशी, तू तो गई काम से, तुझे क्या जरूरत थी इस डेविल से टकराने की? ये तुझसे उस दिन का बदला ले रहा है जो तूने उसकी गाड़ी के शीशे फोड़कर की थी, और कुछ नहीं। फिर खुद से ही कहती हैं, लेकिन उस दिन मेरी क्या गलती थी? सारी गलती तो उसकी थी ना। एक तो गलती की और ऊपर से बहस कर रहा था, अपना अमीर होने का रोब दिखा रहा था, तो मैं क्या करती? अपना पीठ थपथपाते हुए, तारांकन तारांकन तारांकन, डोंट वरी खुशी, तूने जो किया था बिल्कुल सही किया था, ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तारांकन तारांकन। फिर उसे फाइलों का ढेर याद आने लगता है और वह खुद से कहती है, लेकिन वह इतना सारा कबाड़ उसे मैं 3 दिन में कैसे पूरा करूंगी? फिर खुद को हिम्मत देते हुए कहती है, तारांकन तारांकन तारांकन, डोंट वरी खुशी, तुझे करना होगा, यू कैन डू इट, तू कर सकती है। तारांकन 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 हो है। और तारांकन तारांकन तारांकन, तू खड़ूस द डेबिल को कोई भी मौका मत देना तुझे तंग करने का। तारांकन तारांकन तारांकन, क्योंकि वह तो यही चाहता है कि तू कुछ गलती करे और उसे मौका मिल जाए तुझे परेशान करने का। डोंट WARRY खुशी, तू कर सकती है। हाँ, तुझे ये करना होगा, तू अपने कॉलेज की A1 स्टूडेंट है, तू सब कुछ कर सकती है। तब तक पियून खुशी के पास भी फेल्स को लेकर आ जाता है। खुशी इन फाइलों को देखकर भगवान का नाम लेती है और उनसे कहती है, हे भगवान, आपको यही आदमी मिला था मुझे मेरा बॉस बनाने के लिए। आखिर किस गलती की सजा दे रहे हैं आप? कोई और नहीं मिला आपको? फिर वह हाथ जोड़कर भगवान गणेश का नाम लेती है। तारांकन तारांकन तारांकन, गणपति बप्पा मोरिया। तारांकन तारांकन तारांकन, और फाइल में काम करने में लग जाती। लेकिन खुशी इस बात से अनजान थी कि किसी की नज़र है। तारांकन 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 उसी पर टिकी है, कोई है जो सिर्फ उसे ही देख रहा है और उसकी इस क्यूट क्यूट हरकतों पर शायद मन मन मुस्का भी रहा। तारांकन तारांकन, और वह था अक्षत जिंदल जो अपने ऑफिस के विंडो से सिर्फ उसे ही देख रहा था। अक्षत के ऑफिस के बाहर ही खुशी का टेबल था और उसके
ऑफिस का विंडो कुछ इस तरीके था कि अक्षत अपने ऑफिस में बैठे बैठे उस पर नजर रख सकता था। तारांकन तारांकन तारांकन, लेकिन खुशी उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वह कांच सिर्फ एक साइड से ट्रांसपेरेंट था। तारांकन तारांकन तारांकन। थोड़ी ही देर में लंच का टाइम हो जाता है, सभी लंच करने चले जाते हैं। लेकिन खुशी, उसे बहुत काम था, वह लंच करने नहीं जाती। थोड़ी ही देर में उसके पास राहुल आता है और उसे कहता है, सो फाइटर। खुशी उसे घूर कर देखती है। राहुल अपन बात को संभालते हुए, मेरा मतलब है खुशी गुप्ता, क्या हुआ, तू लंच करने नहीं जाएगी क्या? जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ तुझे तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, और तू तो खाने के लिए सबसे पहले भागने वालों में से है। तो आज क्या हुआ, चल लंच करने चलते हैं। खुशी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, तारांकन तारांकन तारांकन, नहीं यार तू जा, तू कर ले लंच, देख मुझे इतने सारा काम है और 3 दिन में इन फाइलों को कंप्लीट करके देना है। मैं बॉस को कोई मौका नहीं देना चाहती मुझे फिर से परेशान करने का या बात सुनाने का। राहुल खुशी से कहता है, अगर तू कहे तो तेरे लिए लंच यही भेज दूं, यही कर लेना लंच, इसमें भूखे रहने की क्या बात है, काम तो बाद में भी हो सकता है। खुशी उससे कहती है, नहीं बाबा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद कैंटीन में जाकर कुछ खा लूंगी, तुझे तो मेरी चिंता मत कर। इसके बाद राहुल वहां से चला जाता है, ये कह कर कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन तुझे भूख लगी तो कुछ खा लेना, ठीक है। राहुल के जाने के बाद खुशी दोबारा से काम पर लग जाती है, लेकिन खुशी फिर से इस बात से अनजान थी कि उसे राहुल से बात करता देख एक नज़रें हैं जो उसे घूर रही हैं। अक्षत जिंदल, जिसकी नज़रें हमेशा खुशी पर ही रहती है, उसे समझ आ जाता है कि खुशी अभी खाना खाने नहीं गई। फिर वह किसी को कॉल करता है और कुछ ही मिनटों में खुशी के डेस्क पर एक खाने का पैकेट आता है। खुशी उस प्यून से पूछती है, ये खाना किसने भेजा? प्यून बताता है, मैडम सर ने भेजा है। खुशी को ऐसा महसूस होता है कि यह खाना राहुल ने भेजा है, और वह मुस्कुराते हुए मन में खुद से कहती है, ये राहुल भी ना इसे कहा था तारांकन 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 कि मेरे लिए खाना न भिजवाए, पर फिर भी वह मानता ही नहीं। कितना अच्छा दोस्त है मेरा, भगवान ऐसे दोस्त सबको दे, और मुझे तो सबसे पहले। चलो थोड़ा खाना खा ही लेती हूँ, वैसे भी यह फाइलों का कबाड़, तारांकन तारांकन मेरा मतलब है पहाड़, तारांकन तारांकन तारांकन, खत्म तो होने वाला नहीं, तो मैं खुद को कितनी देर तक भूखा रखूंगी। तारांकन तारांकन तारांकन, कुछ खा ही लेती हूँ। इतना कहकर खुशी खाना खाने लगती है। तारांकन तारांकन तारांकन। खुशी खाने को इतनी खुश होकर और बच्चों की तरह खाती है, उछल उछल कर कि दूर से अक्षत की नज़रें जब उस पर पड़ती है तो वह उसे हैरानी से देखता है और मन में कहता है, ये लड़की बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करती है। कभी खाना नहीं खाया क्या? खाने को तो ऐसे खा रही है जैसे जिंदगी में कभी मिला ही नहीं, पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। फिर वह अपने काम में लग जाता है और फाइलों को देखने लगता है। काम करते करते शाम के 7 बजे बज जाते हैं और खुशी को समय का कुछ पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे सभी लोग जाने लगते हैं। 8 बजे तक पूरा ऑफिस खाली होने लगता है। राहुल खुशी के पास आता है और कहता है, अरे खुशी, इतना समय हो गया, तू अभी तक यहीं है, चल मैं भी अब घर चलता हूँ, साथ चलते हैं। खुशी राहुल से कहती है, अरे यार, मेरे पास अभी तक बहुत सारा काम है, तू जा, मैं यहीं रहती हूँ। आज मुझे ओवरटाइम करना पड़ेगा, मुझे रात हो जाएगी, तू घर जाकर पापा को भी समझा देना कि मेरी चिंता ना करें, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ। राहुल खुशी से कहता है, लेकिन इतनी रात हो गई है, तू अकेला ऑफिस में क्या करेगी, देख पूरा ऑफिस खाली है। सुन मेरी बात मान, तू सुबह जल्दी आ जाना और तब कम कर लेना अभी, चलो वरना रात हो जाएगी तो। किसके साथ आओगी? वैसे भी रात का टाइम अच्छा नहीं होता लड़कियों के लिए। खुशी राहुल को समझाते हुए कहती है, बात समझने की कोशिश कर चंपू, इतना सारा काम है। राहुल से घूरते हुए, तूने फिर मुझे चंपू कहा? अरे बाबा, अभी ऑफिस में कोई नहीं है तो मैं तुझे चंपू कह सकती हूँ ना। और मेरी बात सुन, 3 दिन में मैंने ये काम अगर कंप्लीट नहीं किया तो वह डेविल मुझे फिर से परेशान करेगा और मैं उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं देना चाहती, तो मेरी चिंता मत कर, तू चला जा। राहुल कुछ देर सोचने के बाद उससे कहता है, चल ठीक है, मैं जाता हूँ, और अपना ख्याल रखिए। मैंने सुना है इस ऑफिस में भूत रहता है और रात होते ही इस ऑफिस में भटकने लगता है। अगर तुझे डर लगे तो मुझे मत बुलाना, वैसे भी तू फाइटर है, अकेले उससे फाइट कर लियो। इतना सुनते ही खुशी के पसीने छूटने लगते हैं और वह अपनी आंखों को इधर उधर घुमाकर चारों तरफ देखने लगती है कि कहीं पीछे से भूत ना आ जाए।
वह अपने थूक को घटकते हुए कहती है, देख राहुल, मुझे डरा मत, क्या यहाँ सच में भूत है? मुझे डर लग रहा है। लेकिन जब उसकी नज़र राहुल के चेहरे पर पड़ती है जो मुंह दबाकर हंस रहा है, तो उसे समझ आ जाता है कि वह उसे परेशान कर रहा है। वह अपने हाथ में एक फाइल उठाकर राहुल को मारते हुए कहती है, राहुल के बच्चे रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे डरा नहीं चला है। बहुत मार खाने के बाद राहुल अपने कान पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, अरे बाबा माफ़ कर मुझे, मैं तो बस तेरी टांग खिंचाई कर रहा था, लेकिन तूने खाली फोकट मुझे इतना मार दिया। अच्छा, खाली फोकट मार दिया? खुशी मुंह बनाते हुए कहती है, तेरे लक्षण ही ऐसे हैं कि तू हमेशा मार खाए। फिर वह हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अब तो घर जा, मुझे बहुत सारा काम है, मैं 10 बजे तक आ जाऊंगी। मुझे टाइम पर घर आकर सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल भी तो देखना है ना। तुझे तो पता है मैं अपना सीरियल मिस नहीं कर सकती। राहुल हंसते हुए, हाँ बाबा पता है, इसीलिए तो तू एक नंबर की गुंडी है। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, लेकिन 10 बजे, हाँ उसके बाद नहीं। और सुन, जब तेरा काम खत्म हो जाएगा तो तू मुझे कॉल कर देना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। मैं तेरी कॉल का वेट करूंगा। खुशी भी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है तू जा, मैं तुझे कॉल कर दूंगी। राहुल वहां से चला जाता है और खुशी दोबारा अपने काम में लग जाती है। अक्षत अपने ऑफिस में नहीं था, वह किसी काम से बाहर क्लाइंट से मिलने गया था। खुशी जो कि अपना काम कर रही थी, वह अपना काम खत्म करने लगती है। लगभग रात के 11:30 हो जाते हैं जब खुशी अपना टाइम देखती है तो खुद को सर पर थपकी मारते हुए कहती है, अरे बाप रे, इतना टाइम हो गया। इस काम के चक्कर में टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। चल खुशी, अब घर भाग, वरना सुबह ऑफिस के लिए फिर लेट हो जाएगी और उस डेविल की बातें सुनने को मिलेंगी। बाकी का काम सुबह कर लेंगे। खुशी चेयर से उठते उठते फिर से बैठ जाते हैं और अपने आप को फिर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, लेकिन खुशी अब तू घर कैसे जाएगी? इतनी रात को बस या ऑटो मिला तो बहुत मुश्किल है। फिर से याद आता है, अरे हाँ, राहुल ने कहा था कि घर आना होगा तो उसे कॉल कर देना, वह आ जाएगा मुझे लेने। वह राहुल को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे लेने आ जाए, वह अब ऑफिस से निकलने ही वाली है। राहुल उसे कहते हैं, तू 20 मिनट रुक, मैं आता हूँ। खुशी अपना बैग उठाकर लिफ्ट के जरिए नीचे आने लगती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और खुशी की लिफ्ट वहीं रुक जाती है। पियून जो कि जनरेटर तो चालू कर देता है, लेकिन उस जनरेटर से लिफ्ट चालू नहीं होती। खुशी काफी डर गई थी, वह अपनी लिफ्ट में ही बैठकर पैनिक करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है, मैं लिफ्ट में फंसी हूँ, कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ, लिफ्ट जल्दी चालू करो, मुझे डर लग रहा है, कोई है, कोई है। लेकिन किसी को भी खुशी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पियून को भी। खुशी काफ़ी देर तक लिफ्ट में फंसी हुई थी और वह रोने लगती है। उसे बहुत पसीना आ रहा था, वह लिफ्ट में बैठ जाती है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसे चक्कर आ जाएंगे। कुछ ही देर में वहां राहुल आ जाता है और वह मेन गेट पर एंट्री करते हुए भी पियून से पूछता है, खुशी चली गई क्या, दिखाई नहीं दे रही? उसने मुझे कॉल किया था कि उसे घर तक पहुंचा दूं। पियून बताता है, लेकिन खुशी मैडम तो अभी तक नीचे नहीं आए हो, तो अभी ऑफिस में ही है, उनके नाम की एंट्री अभी तक नहीं हुई। राहुल खुशी को बहुत कॉल करता है लेकिन लिफ्ट में खुशी का कॉल लगता ही नहीं। वह देखता है कि लाइट जाने के कारण लिफ्ट खराब है, तो वह सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने लगता है। क्योंकि खुशी वह डर के मारे बैठी हुई थी और वह इस समय लिफ्ट के दरवाजे को नहीं बजा रही थी, इसलिए राहुल को समझ नहीं आता कि खुशी लिफ्ट में फंसी है। खुशी का ऑफिस 35 माले पर थी, जहां तक पहुंचने में राहुल को काफी समय लगता है। खुशी अब लगभग बेहोश होने वाली थी, तभी वहां अक्षत की कार आकर रुकती है। वह ऑफिस में आता है तो पियून को बैठा हुआ देखकर वहां रखे रजिस्टर पर अपनी एंट्री करने लगता है। जब उसकी नज़र खुशी गुप्ता के नाम पर पड़ती है तो वह भी उनसे पूछता है, इसके नाम की एंट्री नहीं हुई, क्या हुआ, अभी तक ऑफिस में है क्या? ट्यून बताता है, जी सर, खुशी मैडम में भी ऊपर ही है, लेकिन अब जाने वाली है, राहुल सर आए थे उन्हें अपने साथ ले जाने। लाइट चली गई है इसीलिए लिफ्ट खराब है, तो सर सीढ़ियों से गए हैं, अगर आप कहें तो मैं गिफ्ट चालू कर दूं आपके लिए। ये सुनकर अक्षत को काफ़ी गुस्सा आता है। वह अपने मन में सोचता है, ये राहुल हर घड़ी खुशी के आसपास ही नजर आता है। फिर वह भी पियून से कहता है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ज़रूरी फाइल लेनी है, मैं सुबह ले लूँगा। इतना कहकर अक्षत वहाँ से जाने की होता है। फिर ना जाने उसके मन में क्या आता है, वह ऑफिस के अंदर जाने लगता है। कुछ ही देर में वह ऑफिस के बाहर होता है। राहुल जो कि खुशी को ढूंढते हुए उसके ऑफिस तक गया था, वह वापस सीढ़ियों से आ रहा था और वह काफ़ी परेशानी में था। तभी उसकी नज़र अक्षत पर पड़ती है और वह उससे पूछता है, सर आप यहाँ?
अक्षत उसे पूछता है तुम यहाँ इतनी रात को। फिर उसकी नज़रें खुशी को ढूंढने लगती हैं। खुशी को राहुल के साथ न पाकर अक्षत राहुल से पूछता है तुम यहाँ किसी को लेने आए थे? मुझे पियोन ने बताया। राहुल अक्षत को बताता है जी सर, मैं यहाँ खुशी को लेने आया था, वह आज ओवरटाइम कर रही थी। लेकिन जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो खुशी ऊपर नहीं थी। अब मुझे चिंता हो रही है, ना जाने खुशी कहाँ है। इतना सुनकर अक्षत सोच में पड़ जाता है कि जब खुशी ऊपर ऑफिस में नहीं है और नीचे नहीं है तो कहाँ है। फिर उसका दिमाग ठनकता है कि लाइट चली गई है और ऑफिस का लिफ्ट बंद है। हो ना हो खुशी लिफ्ट के जरिए आ रही होगी और लिफ्ट बंद होने के कारण उसी में फंस गई। अक्षत एक पल की भी देरी नहीं करता और वह दौड़ते हुए तुरंत लिफ्ट के पास जाता है। वह उसे बजाकर देखता है। खुशी खुशी क्या तुम अंदर हो? मुझे जवाब दो खुशी, क्या तुम अंदर हो? खुशी अब तक लगभग बेहोश होने की स्थिति में थी, फिर भी वह बड़ी हिम्मत जुटा कर उसे जवाब देती है सर मैं अंदर हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं सर, बहुत डर लग रहा है। अक्षत उसे कहते हैं तुम परेशान मत हो खुशी और पैनिक मत करना, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें जल्दी निकाल लूंगा। तब तक राहुल भी पीछे से आ चुका था। वह अक्षत को चिल्लाते हुए देखकर समझ जाता है कि खुशी इसी में है। उसने परेशान होते हुए अक्षत से कहा सर खुशी को क्लास्ट्रोफोबिया है, उसे बंद और अंधेरी जगहों से डर लगता है। उसे जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सुनकर अक्षत और परेशान होते हुए अक्षत राहुल से कहता है जल्दी जाओ और पियून को लिफ्ट का जनरेटर ऑन करने के लिए कहो, जल्दी फास्ट। राहुल दौड़ते हुए जाकर पियून से कहता है खुशी लिफ्ट में फंसी है, जल्दी लिफ्ट का जनरेटर ऑन करो। ये सुनकर पियून तुरंत लिफ्ट का जनरेटर ऑन करने चला जाता है। इधर दूसरी तरफ खुशी लगभग बेहोश होने ही वाली थी। अक्षत उसे सहारा देता है और उसे कहता है तुम बिल्कुल भी डरना मत, पैनिक मत करना, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। अंदर से खुशी की कोई आवाज नहीं आती, वह परेशान हो जाता है। वह इधर उधर पैनिक करते हुए घूम रहा था। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।